हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कामना लोहानी है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिखित स्रोतों का समीक्षात्मक अध्ययन। ये टॉपिक बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यदि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इसको हम इंडो इस्लामिक इतिहास भी कहते हैं। और इस काल को ये जो पूरा पीरियड है, जो इंडो इस्लामिक जो पीरियड है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो सल्तनत काल और दूसरा मुग़ल काल। सल्तनत काल जो है टेक्निकली 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 में वो समाप्त होता है। और सबसे पहले सल्तनत काल के ही लिखित स्रोतों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं पे मैं पहले फोकस करूंगी। तो सल्तनत काल के इतिहास लेख को जब हम देखते हैं तो जब प्राचीन भारत से इसकी तुलना करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में अधिक सटीक या जो डेट्स हैं, जो कालक्रम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रस्तुत किया गया है या सटीक कालक्रम हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राचीन भारत। दूसरा, अरबी, तुर्की और फ़ारसी जो स्रोत हैं उनसे बहुत बल मिला है या उनसे इंस्पिरेशन लेकर के इस समय का इतिहास जो है वो उसको लिखा गया है। और तीसरा, शासकों के आदेश पर या शासकों के तत्कालीन सुल्तानों के संरक्षण में ये इतिहास लिखा गया है और इसको लिखा है दरबारी या राजकीय अधिकारियों के द्वारा। तो सल्तनत काल में इस तरह से इतिहास को लिखा गया और जिससे कि बहुत सटीक जानकारी हमें इस काल में मिली है। लेकिन यदि इसकी तुलना हम मुग़ल काल से करते हैं तो फिर काफ़ी कमियां इसमें रह जाती हैं। अब सल्तनत कालीन इतिहास को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो सामान्य इतिहास हो गया, दूसरा विशिष्ट इतिहास, और तीसरा फाजिल या मानकेब इतिहास, और चौथा उपदेशात्मक इतिहास। तो इनको अलग अलग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस प्रकार के इतिहास में कौन सी पुस्तकें लिखी गई और मैंने इसको इसी तरीके से आपको बताऊंगी। सबसे पहले सामान्य इतिहास आता है जो 9वीं से 11वीं शताब्दी 9 to 11th सेंचुरी में लिखा गया। इसमें पहली किताब जो हमें पहली पुस्तक देखने को मिलती है वो है शाजराए अनसबे मुबारक शाही। इसके जो लेखक थे वो मुबारक शाह थे और ये हज़रत मोहम्मद के जीवन पर लिखी गई किताब है। लेकिन सिर्फ हज़रत मोहम्मद के बारे में इस किताब में नहीं लिखा गया है, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय, कुतुबुद्दीन ऐबक की इसमें प्रशंसा की गई है और इसमें तत्कालीन वंशावलियों के इतिहास को भी दिया गया है। एक बात मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जब हम इस समय के इतिहास को पढ़ते हैं तत्कालीन यूरोप में, तो उस समय भी वहाँ जो इतिहास लिखा गया था तो उसमें जीसस क्राइस्ट के जीवन को दिया गया है। तो यहाँ पर भी शानसब का जो है, ये शाजराए शानसब जो लिखा गया है, ये हज़रत मोहम्मद के जीवन पर भी बेस्ड है। तो ये प्रारंभिक सामान्य इतिहास की पहली किताब हमको देखने को मिलती है जो कि सामान्य इतिहास है। दूसरी जो किताब इस समय मिलती है वो है तबकाते नासिरी, और मिनहाज उस सिराज ने ये किताब लिखी थी जो कि सुल्तान नसीरुद्दीन के काल में मुख्य काजी भी थे। इनको जुज़ानी भी कहा जाता है। ये किताब जो है वो तबका या खंड, विभिन्न खंडों के बारे में एक वंश एक अध्याय में दिया गया है और जो शासक हैं उनके लिए उप अध्याय को दिया गया है। और एक और बात मैं इस किताब के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसका क्षेत्र बहुत ही विकसित है। फ्रॉम नाइल टू गैंजेस, नील नदी से गंगा नदी तक जितने भी वंश मिले हैं उनको इस किताब में मिनहाजुस सिराज ने दिया है। जैसे कि आपके हो गया गजनी, गौरी, मोइज़ी वंश, शमसी वंश, जितने भी वंश उन्हें देखे, थोड़ा थोड़ा जानकारी इस किताब में उन्होंने दी है। तो इसका जो एक क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, पर सामान्य इतिहास देती है। तीसरी जो किताब है इस काल की वो है तारीख़ मुबारक शाही। याहिया इब्न अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई तारीख़ मुबारक शाही सैयद काल के जो रूलर्स थे उनका ये दरबारी अधिकारी था
सरहिंदी। और तुगलकों के बाद का जो इतिहास इन्होंने दिया है, इन्होंने इतिहास गौरी और गजनी के समय का भी दिया है, लेकिन तुगलकों के बाद का जो इतिहास है वो बहुत व्यवस्थित है। और उन्होंने तुगलक साम्राज्य के विखंडन या तुगलक साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसमें मोहम्मद तुगलक के रोल, उसको उसके कारणों की बहुत विस्तृत व्याख्या भी करी है। और तुगलक साम्राज्य में मोहम्मद के असंगत कदम जो थे, उनकी योजनाएं थी, उनका विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। तो तारीख़ मुबारक शाही जो है 1428 to 34 जो है वो कंप्लीट कर दी गई। एक चौथी किताब भी हमें इसमें मिलती है, वो है तारीख़ मोहम्मदी, मोहम्मद बिहामद खानी के द्वारा लिखी गई है। चूँकि झांसी के ये काजी थे, मुफ्ती थे, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम सुल्तानों के आपस में जो झगड़े हैं उनको इस किताब में दिया है, तो ये इस हिसाब से थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम संघर्ष की कहानी को इसमें देता है। तो सामान्य इतिहास में हमारे पास ये 4 किताबें हैं जो इस काल में लिखी गई। अब हम आते हैं, मैं आपको बताऊंगी विशिष्ट इतिहास के बारे में। विशिष्ट इतिहास 10वीं शताब्दी से आगे लिखा गया था, और इसमें पहली जो पुस्तक हमको मिलती है वो है ताज उल मासर। ताज उस मासर एक्चुअली दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट ऑफिशियल किताब है जो हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई थी। हसन निज़ामी पर्शियन लैंग्वेज फ़ारसी के कवि थे और निशापुर में ही रहते थे। बाद में ये दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, और जब यहाँ पर आए तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम इन्होंने ऑफिशियल इतिहास लिखा था। तो ताजुल मासर जो है, ताजुल मासर में मोहम्मद गौरी के विजयों का वर्णन दिया गया है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक तथ्य तो इसमें मिलते ही मिलते हैं हमें, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट ऑफिशियल बुक। साथ में बहुत साहित्यिक है ये, क्योंकि हसन निज़ामी कवि थे, तो लच्छेदार भाषा और साहित्यिक ये किताब हमें देखने को मिलती है। दूसरे जो इस समय के बहुत ही इम्पोर्टेंट राजकवि हैं, लेखक हैं, वो हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने इस सल्तनत के 6 सुल्तानों को सबकी सेवा की थी। और इनकी बहुत ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक किताबों का मैं वर्णन करना चाहूँगी आप लोगों के सामने, जिनमें पहली किताब है किरान उस सदाइन, 1285 में लिखी गई थी। सुल्तान कैकुबाद की अपने पिता बुगरा खान से भेंट का इसमें वर्णन दिया गया है। और दूसरी जो किताब है मिफ्ताह उस फुतुह, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी की 4 विजयों के बारे में दिया गया है। तीसरी किताब जो है खुसरो की, वो है आशिकी। आशिकी में खुसरो देवल देवी और खिज़्र खां के प्रेम प्रसंग को दिखाते हैं। ये भी उनकी एक काव्यात्मक प्रस्तुति है। और चौथी किताब है नूह सिफिर। ये एक अलग किस्म की किताब है अमीर खुसरो की, जिसमें हिंदुस्तान के आम लोगों की भाषा, वनस्पति, जीव जंतु, यानी कि आम तरह की ये पुस्तक है नूह सिफिर। और उसके बाद तुगलकनामा, गयासुद्दीन तुगलक की विजयों और अन्य घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो यदि हम अमीर खुसरो को देखते हैं तो उनके पास राजनीतिक जानकारियों का भंडार है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 सुल्तानों की उन्होंने सेवा की है, तो वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरा, आम जनता में उनको बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए उनके जितनी भी प्रस्तुतियाँ हैं, उनकी जितनी भी किताबें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आम जनता का जिक्र उसमें आ जाता है। तीसरा जो विशिष्ट इतिहास है वो है इसामी का फ़तह उस सलातीन। फ़तह उस सलातीन इसामी के द्वारा लिखी गई है, जो अलाउद्दीन बहमन शाह का संरक्षण जिनको प्राप्त था। 1350 में इन्होंने ये किताब लिखी। इनकी इस किताब में मोहम्मद तुगलक से वैमनस्य साफ प्रतीत होता है, और मोहम्मद तुगलक को पागल कहना या परपीड़नवादी कहना या मोहम्मद तुगलक की अत्यधिक बुराई उन्होंने इस किताब में लिखी है। साथ साथ उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना को लॉजिकल ठहराया है और इसके पीछे मोहम्मद तुगलक को दोषी ठहराया। तो ये इसामी की ये जो किताब है, अब्दुल मलिक इसामी की ये जो किताब है फ़तह सलातिन, ये तुगलक साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को जानने का इम्पॉर्टेंट स्रोत है। तीसरे तरह का जो सल्तनत कालीन इतिहास है उसको मानकिव या फाजिल इतिहास कहते हैं। मानकिव या फाजिल इतिहास वो इतिहास होता है जो एक ओजपूर्ण गद्यात्मक पद्धति होता है, यानी कि किसी भी शासक, संत या कुलीन के बारे में यदि हम एम्फेटिकली
ओजपूर्ण तरीके से किसी बात को कहते हैं तो उसमें हम इस तरह के इतिहास को डालते हैं। इसमें पहली किताब है सीरत फिरोज शाही, चूँकि इसके लेखक का ज्ञान नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं जानते। दूसरी इसमें जो किताब है वो है तारीख़ फिरोज शाही, शमसुद्दीन सिराज अफीफ़ी की। तारीख़ फिरोज शाही दो हैं, एक दूसरी मैं बरनी की बाद में बताऊंगी, लेकिन तारीख़ फिरोज शाही शमसुद्दीन सिराज अफीफ़ी की जो किताब है ये फ़ाज़ैल इतिहास है। और इन्होंने फ़िरोज़ शाह के समय में आने तक सेना का क्षीण हो जाना, ठेके में ज़मीनों को दिया जाना, पदों का वंशानुगत हो जाना, इन सब बातों को बहुत एम्फेटिकली दिया है। और साथ में उन्होंने फ़िरोज़ तुगलक की अच्छी चीज़ों को भी बताया है कि जैसे वो तारीख शिफा खाना खोलते हैं, सूफ़ियों का वो आदर करते हैं, इसको भी बहुत ज़ोरदार तरीके से उन्होंने बताया है। और साथ में हमें अशोककालीन टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ है उनका माइग्रेशन, उनको एक जगह से दूसरी जगह जब दिल्ली लाया गया तो इसकी भी जानकारी हमें इस किताब में मिलती है। तो तारीख़ फिरोज शाही अफीफ़ के द्वारा जो लिखी गई है वो इस काल के इतिहास को जानने का इम्पॉर्टेंट स्रोत है। अब उपदेशात्मक चौथे प्रकार का जो इतिहास है सल्तनत कालीन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट या मेन जो इतिहासकार हैं, एकमात्र इतिहासकार भी हम इन्हें कह सकते हैं, वो थे ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख़ फिरोज शाही बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। बर्नी की 3 पीढ़ियाँ सुल्तानों के संरक्षण में रही थी। या मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि बर्नी के काल तक उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी थी, तो एक स्थिति उनकी ख़राब हो गई थी, लेकिन उनकी पीढ़ियाँ काफ़ी समय से सुल्तानों को सर्व कर रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा समय भी देखा था, तो ये रिफ्लेक्ट होता है उनके उसमें। लेकिन एक भक्ति अपने सुल्तान के प्रति वो उसको इस किताब में पूरा जिक्र आता है। वो उलेमाओं का संरक्षण, वो हदीस कुरान के बारे में और तारीख़ यानी कि इतिहास का सामंजस्य अपनी इस किताब में दिखाते हैं। वो एक सत्यनिष्ठ इतिहासकार हैं। वो बलबन से फ़िरोज़ तक का पूरा इतिहास की जानकारी इसमें देते हैं और कहीं कहीं पर वो फ़िरोज़ तुगलक को उपदेश भी देते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के इतिहास हमें देखने को मिलते हैं सल्तनत में, और ये सारी किताबें मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सल्तनत कालीन इतिहास की कुछ विशेषताएं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए कि सल्तनत काल में किस तरह का इतिहास लेखन किया गया था, जो MA के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, अतीत को एक प्रक्रिया के रूप में ना देखना। यदि हम सल्तनत कालीन इतिहास को देखेंगे तो हमें ये नहीं लगता है कि इतिहास को लिखा जा रहा है, अचानक भी किसी इतिहास को लिख दिया जाता है। इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अनदर इतिहास। तो ये विच्छिन्न है, बिखरा हुआ तरह का इतिहास है। दूसरा, दैवकृत इतिहास लेख है। उलेमाओं का, हदीस का, कुरान का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इतिहास लेख में आ जाता है। कहीं कहीं पर डर, कहीं पर इस तरह के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं कि गौरी के पास हिंदुस्तान को की विजय की चाबी थी, या इल्तुतमिश को सपना हुआ था कि उसे हिंदुस्तान को भी, इस तरह के हमें रेफरेंसेस हमें बीच बीच में मिलते हैं। तो दैवकृत इतिहास लेख दिखता है। उपदेशात्मक या शिक्षाप्रद, कई ऐसे इतिहासकार हैं जो उपदेश देने लगते हैं या शिक्षाएं देने लगते हैं, जिनमें बर्नी मैंने आपको बताया, और भी कई। फिर शोध की कमी, कहीं पर हमें, यदि बाद में हम अबुल फजल देखें या और इतिहासकार देखें तो वहाँ पे हमें लगता है कि हाँ काफ़ी मेहनत की गई है, काफ़ी तरह के संसाधनों को यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर शोध की कमी लगती है। स्रोत केंद्रित, आपने एक स्रोत पकड़ लिया और वहीं से आपने इतिहास को लिखा है, इधर उधर आपने कोई शोध नहीं किया है। और लास्ट, विषय क्षेत्र की संकीर्णता, विषय बहुत संकीर्ण है, आपका दरबार है या आपका पर्टिकुलर कोई सुल्तान है जिस पे आपने इतिहास लिखा है। तो ये कमी होते हुए भी यदि हम सल्तनत कालीन इतिहास की तुलना प्राचीन काल के इतिहास से करें तो हमें बहुत बेहतर लगता है या बहुत सटीक इतिहास लगता है। अब मैं आती हूँ मुगल कालीन इतिहास लेख में। जैसे ही हम मुगल काल में आते हैं, हमें एक पहली झलक जो मिलती है वो मिलती है धर्मनिरपेक्षीकरण। इतिहास पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है। मुगल कालीन इतिहास को मैं सबसे पहले, इसको भी मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं देखती हूँ राज सत्ता केंद्रित आत्मकथाएं या राजसी आत्मकथाएं। इसमें 2 वो आत्मकथाएं हैं जो इस काल में लिखी गई थी। पहली, तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, और ये तुर्की में लिखी गई थी। इसे बाबर ने लिखा था। बाबर 1526 में भारत में आया था और
बाबर की इस आत्मकथा में उसके साहित्यिक गुण पूरी तरीके से परिलक्षित होते हैं। बहुत ज़्यादा इसको ऐतिहासिक हम नहीं कह सकते हैं। उसके अपने निजी विचार हैं जो भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो अपनी सफलता का श्रेय एक तो अल्लाह को देता है, दूसरा वो यहाँ के लोगों के आपसी मतभेद को देता है। इसके अतिरिक्त तो वो भारत के विशाल आकार के बारे में लिखता है, यहाँ के मानसून के बारे में वो बहुत ज़्यादा लिखता है। वो लिखता है कि जब बारिश आती है तो नदी नाले सारे बहने लग जाते हैं, और यहाँ के सुखद जलवायु, कामगारों की यहाँ की प्रशंसा करता है। वो यहाँ के गरीबी के बारे में लिखता है कि लोग लंगोट पहन करके यहाँ घूमते हैं, नग्नावस्था में यहाँ के लोग घूमते हैं। इसके अतिरिक्त तो वो ये भी लिखता है कि आगरा जो नगर था या वो बिल्कुल आकर्षणहीन था, और ये बाबर था जिसने कि वहाँ पेड़ पौधों को लगाया और उसने उसको आकर्षण युक्त बनाया। तो इस तरह की बातें, उसके अपने विचार हैं जो वो इसमें लिखता है बाबरनामा में। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हमें तत्कालीन समय की जानकारी बाबरनामा के द्वारा में हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो आत्मकथा है वो है तुज़ुक-ए जहांगीरी। ये फ़ारसी में लिखी गई है और जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। इसके 3 प्रथम संस्करण जो हैं वो स्वयं उसने लिखे हैं, और 12 स्वयं प्रारंभिक 12 वर्षों में जहांगीर के द्वारा लिखे गए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक हैं। इसमें ये स्पष्ट हैं, सुबोधगम्य हैं, और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो अपने दोषों को स्वीकार करता है। दिस इज़ वेरी ट्रू अबाउट हिम, कि जैसे अबुल फजल की उसने हत्या करी है, इसको वो स्वीकार करता है, लेकिन वो नूरजहाँ से अपने विवाह को स्वीकार नहीं करता है। और इसके अतिरिक्त वो तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विवरणों को और विचित्र घटनाओं को, मनुष्यों के तौर तरीकों को, सबको वो अपनी इस तुज़ुक में दिखाता है। तो ये भी एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है तुज़ुक-ए जहांगीरी। तो आत्मकथाओं में 2 प्रमुख आत्मकथाएं हैं, जो एक तुर्की में लिखी गई है और दूसरी फ़ारसी में। अब हम आते हैं अकबर के काल में। अकबरकालीन इतिहास लेख में, अकबर के काल में बहुत ज़्यादा इतिहास का लेखन हुआ है। हम सभी क्षेत्रों में देखते हैं कि अकबर के काल में बहुत काम हुआ है, और इतिहास के लेखन में भी बहुत ज़्यादा किताबें हमें देखने को मिलती हैं, या बहुत अधिक शोध केंद्रित कार्य हुआ है। तो सबसे पहला जो अकबर के समय में किताब लिखी गई उसको वो है तारीख़-ए-अल्फ़ी। 1591 में ये लिखी गई, और ये था सहस्त्रताब्दी का इतिहास, यानी कि इस्लाम के 1000 वर्षों का इतिहास। और प्रथम 35 वर्षों के इतिहास के लिए उसने विद्वानों का एक समूह तैयार किया था, जिसमें निज़ामुद्दीन अहमद, बदायूनी, इस तरह के विद्वानों को इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद 36वें वर्ष से उस जो इतिहास लिखा गया था वो मुल्ला अहमद के द्वारा लिखा गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। तीसरे पीरियड का जो इतिहास था वो आसफ़ खान के द्वारा लिखा गया था। संपूर्ण तारीख़-ए-अल्फ़ी की तिथियों की व्यवस्था जो थी वो बदायूनी के द्वारा की गई थी, और तुर्की के शाही अभिलेखाकारों के द्वारा और कुलीनों के साक्षात्कार स्रोत बनाए गए थे, और ये बहुत ही लॉजिकल स्रोत थे जिनके द्वारा इस तारीख़-ए-अल्फ़ी को कंप्लीट किया गया था। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है तारीख़-ए-अल्फ़ी, जो 1591 में लिखा गया था। दूसरा जो ग्रंथ है अकबर के काल का वो है तबक़ात-ए-अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा 1593 में हुआ था। अकबर के काल के प्रथम 38 वर्षों की जानकारी इसमें मिलती है। तबक़ात-ए-अकबरी, अकबर के काल के तबकों या क्षेत्रों की जानकारी हमें मिलती है, जिनमें कुछ प्रमुख क्षेत्र थे दिल्ली, दक्कन, गुजरात, बंगाल, मालवा, जौनपुर, सिंध, कश्मीर, मुल्तान। ये कुछ तबके यानी कि क्षेत्र थे अकबर के काल के, इन्हीं की जानकारी वो देता है। तो तबक़ात-ए-अकबरी प्रांतीय इतिहास को जानने का बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया है, या बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है जो हमें प्राप्त है। तीसरा जो ग्रंथ था अकबर के काल का वो था मुंतख़ब-ए-तवारिख़। मुंतख़ब-ए-तवारिख़ बदायूनी के द्वारा लिखा गया था, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। 1540 से 96 इनका काल है। बदायूनी जो थे वो इबादत खाने के इमाम थे। इबादत खाना अकबर ने इस्टेब्लिश किया था अलग अलग धर्मों की सभाएं करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ताकि वो धर्म के बारे में कुछ जान सके।
तो अब बदायूनी भी वहाँ के इमाम थे, पुजारी नियुक्त हुए थे और इसी तरीके से अकबर के संपर्क में भी आए थे। लेकिन धीरे धीरे अकबर की पॉलिसी से वो नाराज़ हो गए। तो उनकी इस किताब में मुंतखबुल तवारीख जो 3 खंडों में है, प्रथम खंड 40 वर्ष की घटनाओं का और दूसरा प्रथम खंड सुबुक्तगीन से हुमायूं तक की घटनाओं को देता है, द्वितीय खंड अकबर के 40 वर्ष तक की घटनाओं को देता है और तृतीय खंड उलेमा, चिकित्सकों, कवियों, करोड़ी व्यवस्था, दाग प्रथा, धार्मिक नीति आदि को बताता है, यानी कि जो अलग अलग चीज़ें उसके काल में हुई थी। लेकिन मुंतखबुल तवारीख की सबसे एक जो विशेषता कह सकती हूँ या मैं कह सकती हूँ कि एक नेगेटिव चीज़ ये थी कि उसने अकबर की बहुत बुराई इस किताब में की है। वो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करता है, वो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट नहीं करता बल्कि उसकी आलोचना करता है जगह जगह पर, और कभी कभी इतनी आलोचना करता है कि उसकी भाषा जो है वो घृणा की वजह से अश्लीलता की हद तक पहुंच जाती है। तो इस ग्रंथ पे बहुत ज़्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो तीसरा जो खंड है उसमें हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें अकबर के कार्यकाल की मिलती हैं। चौथी किताब है अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। शेख मुबारक के पुत्र और फैज़े के भाई अबुल फजल थे, जिनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई, एक तो अकबरनामा और दूसरा आईने अकबरी। तो अकबरनामा जो थी वो 1602 में कंप्लीट हुई और 1602 में ही अबुल फजल की हत्या कर दी गई सलीम के द्वारा बीर सिंह के हाथों, और इस समय तक ये कंप्लीट कर दी गई। ये अकबरनामा जो थी वो अकबर के आदेश पर लिखी गई और इसके लिए शाही फरमान जारी करके प्रांतों से रिपोर्ट मांगी गई अलग अलग क्षेत्रों की। इसके अतिरिक्त शाही लेखा कार्यालय से प्राप्त जानकारियों को आधार बनाया गया। जितनी भी जानकारियाँ इकट्ठा हुई उन सबका 20 से अधिक बार विश्लेषण किया गया, उसके बाद ये किताब तैयार हुई। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक किताब थी। हालांकि इस किताब में भी हमें कई बार व्यक्तिपरकता दिखती है, यानी कि अबुल फजल की भक्ति शहनशाह के प्रति हमें दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतना ज़्यादा शोध इस किताब को लेकर के हुआ है कि ये ऑथेंटिक हमें देखने को मिलती है। अकबरनामा के साथ ही जो दूसरी किताब है आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है वो 5 पुस्तकों में विभाजित है और इसमें साम्राज्य, संसाधन, जनसंख्या, उद्योग धंधे, धन संपदा, इन सब का सूक्ष्मतम ब्यौरा है। ये 5 पुस्तकों में 5 वॉल्यूम्स में है और इसमें भी कई जगह व्यक्तिपरकता दिखती है, यानी कि ये जो फील्ड्स हैं इन जगह पे, हर जगह पे अकबर की प्रशंसा कर दी गई है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि बताया कि प्रांतों से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, शाही फरमान के द्वारा शाही लेखा कार्यालय से जानकारियां प्राप्त की गई, तो सब कुछ झूठ तो नहीं हो सकता। ज़रूरी ये है कि अबुल फजल बीच बीच में प्रशंसा करते हैं बादशाह की, लेकिन फिर भी जो कुछ भी जानकारियाँ हैं दे आर क्वाइट ऑथेंटिक। इसलिए अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत हैं अकबरकालीन इतिहास को जानने के लिए, ना सिर्फ अकबरकालीन इतिहास को बल्कि संपूर्ण मुग़ल काल को और उससे भी पूर्व इस्लाम के पीरियड को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साधन है। अब हम आते हैं जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा इतिहास लेखन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। एक तो इकबालनामा जहांगीरी जो मुतमाद खान के द्वारा लिखी गई थी, ये जहांगीर के आदेश पे थी। इस समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा होता था, या तो देखा देखी कि पहले के सुल्तानों ने, पहले के बादशाहों ने इतिहास लेखन करवाया है, तो बाद के बादशाहों ने भी ये काम किया कि आदेश दे करके इतिहास को लिखवाया, औरंगज़ेब को छोड़ करके। हालांकि औरंगज़ेब ने भी आदेश दे करके कराया, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जहांगीर के आदेश पर इकबालनामा जहांगीरी मुतमैद खान के द्वारा लिखी गई। बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर का विवरण है जो बहुत साधारण है और आईने अकबरी से तो कौसों है। उसके बाद माथिर जहांगीरी, मासिर जहांगीरी या माथिर जहांगीरी, ये ख्वाजा ने लिखी थी 1630 में और ये शाहजहां के आदेश पर लिखी गई थी, ये भी साधारण है। उसके बाद शाहजहां के काल की रचनाएं। शाहजहां के काल में कुल 3 किताबें लिखी गई थी। पहली थी पातशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी, 1654 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन
की जानकारी इस किताब में दी है। इसकी एक ख़ास विशेषता है कि उन्होंने उस समय का जो गुजरात और दक्कन में जो अकाल पड़ा था उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, और कहीं कहीं पर बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि इस अकाल के समय में लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। तो ये कुछ ज़्यादा एग्जैजरेशन हमें इस किताब में देखने को मिलता है, तो इससे इसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी प्रामाणिकता पे थोड़ा संदेह होता है। इस कार्य को पातशाहनामा को मोहम्मद वारिस ने कंप्लीट किया था। फिर दूसरी किताब जो शाहजहाँ के समय में लिखी है वो बादशाहनामा है, जो मिर्ज़ा अमीन काज़वी ने लिखी थी। शाहजहाँ के 10 वर्षों की जानकारी है, ये एक सामान्य सा इतिहास है। शाहजहाँनामा तीसरी किताब थी जो इनायत खान ने लिखी थी, और ये शाहजहाँ के मित्र भी थे और काफ़ी उच्च पदों पर थे, तो साम्राज्य का सामान्य विवरण इन्होंने भी दिया है। अब हम आते हैं औरंगज़ेब के पीरियड में। औरंगज़ेब के समय में इतिहास लेखन ना करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने भी एक बार आदेश दे करके एक किताब लिखवाई जिसका नाम था आलमगीरनामा। मोहम्मद काजिम को आदेश दिया गया था कि वह किताब लिखें जिसका नाम था आलमगीरनामा, लेकिन इस किताब को लिखते लिखते 11वें वर्ष में इस पर रोक लगा दी गई, तो हमें इसके 11वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो इतिहास लेखन करते रहे, जैसे कि मुस्तैद खान ने माथिर ए आलमगिरी या मासिर ए आलमगिरी लिखी। ये उस समय के इतिहास प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए लिखते रहे, और इन्होंने स्वयं देखे हुए वर्णन को लिखा है, तो काफ़ी तार्किक लगता है। इस समय की एक इम्पॉर्टेंट रचना है खफ़ी खान का लिखा हुआ मुंतखब उल लुबाव। 1733 में ये पूर्ण किया गया। ये फर्रुखशियर के दीवान थे, और इन्होंने सल्तनत काल के समय की कृषि व्यवस्था के बारे में भी लिखा, यानी कि काफ़ी पहले की चीज़ों को भी अपने इसमें दे रहे हैं। और 1688 से औरंगजेब की सेवा में रहे और गुप्त रूप से ये लिखते रहे, तो इनका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही व्यवस्थित है, गंभीर शैली है, बहुत अभिव्यक्ति, उनका जो बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और चूँकि खफ़ी खान स्वयं आमिल रहे थे, तो उन्होंने उस समय के कर वसूली के तरीक़ों को, किसानों के शोषण को अपनी आँखों से देखा था, तो उन सबको उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो मुंतखबुल लुबाब जो है वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी किताब है, जो औरंगज़ेब के काल को, और बल्कि मैं कह सकती हूँ कि पूरे इंडो इस्लामिक पीरियड को जानने की इम्पोर्टेंट किताब है। इसके बाद भीमसेन के द्वारा लिखित नुस्खा ए दिलखुश 1709 में लिखी गई थी। भीमसेन जो थे वो कायस्थ लोक सेवा अधिकारी थे। इनकी जो ये किताब है एक हिंदू चश्मे से देखी गई किताब है। हालांकि ये पक्षपातहीन किताब है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि हिंदू के लिए ये होना चाहिए, मुस्लिम के लिए, लेकिन इन्होंने जो ये किताब लिखी है वो एक हिंदू होते हुए, एक कायस्थ लोक सेवा अधिकारी होते हुए किस तरीके से किसानों का शोषण हुआ है, किस तरीके से उनसे ज़्यादा कर लिया गया है, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं इस किताब में। अब मुग़ल इतिहास जो है उसकी भी थोड़ा सा व्याख्या मैं करना चाहती हूँ। पहली बात है धर्मनिरपेक्षीकरण, जो मैंने पहले भी बताया था। इस पूरे इतिहास लेखन में कहीं पर भी ये नहीं लगता है कि धर्म कहीं पर आया है। उलेमाओं का, हदीस का, कुरान का कहीं भी जिक्र हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं दिखता। तो संपूर्ण जो मुग़ल कालीन इतिहास है वो धर्मनिरपेक्षीकरण को लेकर के हुआ है, धर्मनिरपेक्ष है। इतिहासकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, चूँकि इतिहास लेखन शासकों के अधीन, शासकों के कहने पे हुआ है, और कहीं पर ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखिए। इसलिए इतिहासकारों को स्वतंत्रता है कि वो क्या लिखना चाहते हैं, एक्सेप्ट औरंगज़ेब, क्योंकि औरंगज़ेब के काल में तो इतिहास लेखन पर ही प्रतिबंध है। इसलिए गुप्त रूप से जो भी इतिहास लेखन हुआ है वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वस्तुपरकता का अभाव, कहीं भी सब्जेक्टिविटी हमें इतिहास लेखन में नहीं मिलती है। जो भी इतिहासकारों ने लिखा है अपना उनका विचार है। दरबार केंद्रित इतिहास है। मुग़ल काल में भी जो इतिहास लिखा गया है वो दरबार केंद्रित है। मैक्सिमम जो इवेंट्स हैं वो दरबार के आसपास दिखती हैं। फिर इतिहासकारों की वर्गीय पृष्ठभूमि, हर इतिहासकार या तो किसी पद का है, या किसी मंत्री है, या वो किसी बड़े शासक से संबंधित है। मुग़ल कालीन इतिहास में 2-3 चीज़ें और हमें देखने को मिलती हैं, या मुग़ल कालीन ही नहीं, संपूर्ण इंडो इस्लामिक इतिहास में। एक तो यात्रा विवरण, उस समय जो विभिन्न
जगहों से यात्री भारत में आए थे, उन्होंने अपने यात्रा विवरणों में यहाँ के इतिहास को लिखा है। जैसे कि अलबरूनी तारीख़ुल हिंद इन्होंने लिखा था, महमूद गजनवी के काल में आए थे तारीख़ुल हिंद। उसके बाद मार्को पोलो 1274 में आए थे, ये पांड्य रूलर्स के समय में आए थे और इन्होंने तटीय क्षेत्रों का इतिहास लिखा है। फिर इब्न बतूता किताब रहला इन्होंने लिखी है, ये भी मोहम्मद तुगलक के काल में आए थे और 8 वर्ष भारत में रहे थे। निकितिन रूस से आए थे और विजयनगर और बहमनी का वर्णन इन्होंने किया था। अब्दुल रज़ाक ईरान से आए थे और बहमनी काल का वर्णन किया, विजयनगर का वर्णन किया है। निकोलो कोंटी इटली से आए थे और इन्होंने विजयनगर का वर्णन किया है 1500 से 1502 तक। डोमिंगो पेज जो थे वो पुर्तगाल से आए थे और इन्होंने कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर का वर्णन किया है। फिर बारबोसा पुर्तगाली थे और कालीकट का वर्णन इन्होंने किया है। केरल में कालीकट के तट में जो व्यापार होते थे उसका वर्णन किया है। नूनस पुर्तगाली थे और विजयनगर का इन्होंने वर्णन किया है 1530 में। टॉम पायर 16वीं सदी में यूरोपीय थे, खंबात और मलक्का की खाड़ियों में जो व्यापार होता था उसका वर्णन किया है। एक क्षेत्रीय भी मैंने बनाया है कि क्षेत्रीय जो इतिहास लिखा उसने भी कहीं ना कहीं मुग़ल और सल्तनत कालीन इतिहास को प्रभावित किया। तो इसमें 4-5 किताबें हैं, जैसे असमी बुरंजी अहोम भाषा में लिखी गई है और ये असम के बारे में इतिहास है। फिर अमुक्त मालियद ये तेलुगु में लिखी गई है और कृष्णदेवराय के बारे में ये बताती है, विजयनगर साम्राज्य के। फिर रियाज उल इंशा बहमनी राज्य के बारे में ये बताती है, ये भी लोकल लैंग्वेज की है। जाऊ उल लामी मोहम्मद अब्दुल रहमान ने लिखी है, दक्षिण के जीवन की जानकारी देती है। फिर राज तरंगिनी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये कल्हण की रचना है। ये संपूर्ण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। कल्हण के द्वारा ऑथेंटिक और अनबायस्ड इतिहास इस राज तरंगिणी में लिखा गया है। फिर भारत के बाहर भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो भारत का इतिहास बताते हैं, जैसे चचनामा अरबी भाषा में सिंध और सिंध के बाहर की जानकारी देते हैं। ज़ैनुल अकबार अबू सईद के द्वारा ईरान का इतिहास है, लेकिन ईरान और भारत के संबंधों पर प्रकाश डालता है। तारीख़ मसूदी अल बहरी द्वारा दरबारी षड्यंत्रों की जानकारी देता है, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ता था। अंत में मैं उन कुछ हिंदी की किताबों, हिंदी के साहित्य को भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जिन्होंने भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डाला, जैसे जायसी की पद्मावती के बारे में, विद्यापति ठाकुर की पुरुष परीक्षा, तुलसीदास का रामचरितमानस, तत्कालीन 15वीं सेंचुरी के आसपास भारत की राजनीतिक सामाजिक दशा के बारे में, सूरदास के ग्रंथ, कबीर के ग्रंथ, गुरु नानक के ग्रंथ और कश्मीर में लल्ला के ग्रंथ। तो स्टूडेंट्स, ये था इंडो इस्लामिक इतिहास लेखन। इसको इतिहास लेखन की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो साफ हो जाता है कि यदि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन से इसकी तुलना करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक समग्र, एक हमें बहुत ही सटीक इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें हमें तारीखें बिल्कुल सटीक तारीखें मिलती हैं। कालक्रम का बहुत ध्यान दिया गया है, तर्कपूर्ण इतिहास है। हालांकि सल्तनत की तुलना में मुग़ल इतिहास हमें ज़्यादा ऑथेंटिक मिलता है। ये अलग बात है कि दरबारी इतिहास है तो कहीं कहीं पर जो शासक हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी गई है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो इतिहास की जानकारियाँ हमें बहुत ऑथेंटिक इस काल में मिलती हैं। तो ये मैंने अभी आपको मुग़ल काल में लिखी हुई पुस्तकें बताई, जिनमें हमने देखा कि सबसे पहले तो आत्मकथाएं लिखी गई। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, उसके बाद जहांगीर की आत्मकथा तुज़ुक जहांगीरी, और उसके बाद अकबर के समय में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक ग्रंथों, मैंने जैसे कि बताया आपको कि अलग अलग स्रोतों के द्वारा या शाही फरमान को जारी करके बहुत स्रोतों को इकट्ठा किया गया। और अकबर के काल में चाहे तारीख़ अल्फ़ी हो, चाहे मुंतखब लुबाब तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बदायूनी की अपनी रचना थी जिसमें अकबर का कोई रोल नहीं है, लेकिन बाकी अकबरनामा हो गया, आईन अकबरी हो गया, इन सब किताबों में अकबर का अपना भी बहुत ज़्यादा रोल है। अकबर ने शाही फरमान के द्वारा इन किताबों को लिखने के लिए सामग्री को जुटाया था, तो काफ़ी परिश्रम किया गया था और ये किताबें बहुत ही ऑथेंटिक हैं। हालांकि जहांगीर और शाहजहां के काल में जब हम आते हैं तो इतिहास लेखन की तरफ
बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जहांगीर के काल में जहांगीर की अपनी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि प्रारंभ के 12 वर्षों तक उसने अपनी आत्मकथा को बहुत मन लगा करके लिखा और काफ़ी अच्छी उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जो कि यदि मैं कंपेयर करूं बाबरनामा से तो वो तुज़ुक जहांगीरी ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई उसकी आत्मकथा है। लेकिन 12 वर्षों के पश्चात, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जहांगीर का अपना जीवन जो है वो उसके अपना जो निजी जीवन था उसमें कुछ परेशानियां आ गई थी। अफ़ीम लेने की उसे आदत हो गई थी। उसका अपना जीवन नूरजहाँ उसके राजकाज को चलाने लगी थी, तो उसका फ़र्क इतिहास लेखन में भी पड़ा होगा। वो उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया। और शाहजहाँ का काल यदि हम देखते हैं तो शाहजहाँ को मध्य एशिया में जाना पड़ा, या उसके अपने समय में चारों तरफ अव्यवस्थाएं थी, या उसे विजयों के लिए जाना पड़ा, और उसके और आर्किटेक्चर की तरफ, स्थापत्य की तरफ उसका ज़्यादा रुझान होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि इतिहास लेखन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, जो भी रहा। और औरंगज़ेब तो इतिहास लेखन की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर के जो भी हमें इतिहास इस समय की जानकारी मिलती है, तो इसकी तुलना यदि हम प्राचीन इतिहास से करते हैं तो बहुत कुछ हमारे सामने आता है, और बहुत ऑथेंटिक इतिहास हम देख सकते हैं, मिलता है सुनने को, देखने को उस इतिहास को। तो सबसे पहले मैं मुग़ल काल की जो इतिहास है उसको एक बार और आप लोगों के सामने उसकी समीक्षा करना चाहती हूँ। कुछ मैंने अलग अलग पॉइंट्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने तैयार भी किए हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षीकरण या धर्म निरपेक्ष इतिहास। जो भी इतिहास हमें मिला है, चाहे तुज़ुक बावरी से लेकर के और मुंतखब उल लुबाब को छोड़ करके, तुज़ुक बावरी से लेकर के संपूर्ण जो भी मुग़ल कालीन इतिहास है, उसमें कुरान, हदीस या डायरेक्ट इस्लाम का कोई हस्तक्षेप हमें नहीं मिलता है। कोई भी सुल्तान, कोई भी बादशाह कभी ऐसा नहीं कहता है कि वो पुस्तकों के द्वारा, उन किताबों के द्वारा या इतिहास के द्वारा वो कहीं पर इस बात को कहने की या कहलवाने की कोशिश नहीं करता, या कोई भी इतिहासकार इस बात को नहीं कहता कि इस्लाम के बारे में कुछ कहा जाए या इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए। तो संपूर्ण जो उस समय का इतिहास लेखन है वो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उन घटनाओं का विवेचन तो करता है, तत्कालीन समाज का विवेचन तो करता है, अर्थव्यवस्था का विवेचना तो करता है, लेकिन डायरेक्टली इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहता, या धर्म के बारे में कुछ नहीं कहता, हिंदू मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुग़ल कालीन जो इतिहास लेख है वो धर्मनिरपेक्षीकरण की नीति पर चलता है या धर्मनिरपेक्ष है। दूसरी बात जो मैंने नोट की वो थी इतिहासकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संपूर्ण इतिहास में हम देखते हैं कि इतिहासकार व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, वो क्या लिखना चाहता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। यदि हम आत्मकथाओं को देखते हैं तो बाबर स्वतंत्र है। बाबर अपनी आत्मकथा में जो लिखना चाह रहा है उसके अपने व्यक्तिगत विचार हैं भारत के बारे में। हालांकि उस समय बाबर को ये नहीं पता है कि उसकी तुज़ुक बावरी जो है वो कल को एक इतिहास का एक बड़ा ग्रंथ बन जाएगी, इतिहास लेख के रूप में ले ली जाएगी। या तुज़ुक जहांगीरी में जहांगीर को ये नहीं पता है कि कल को तुज़ुक जहांगीरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ बनेगा, लेकिन उनके अपने विचार हैं, तो अपने वो खुल करके उन विचारों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो भी किताबें हैं उस समय में अबुल फजल हो गए या अन्य जितने भी इतिहासकार हैं, उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो साफ झलकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो बदायूनी की किताब में है। बदायूनी की मुंतखब उल लुबाब, बदायूनी की जो मुंतखब उल तवारिख जो है बदायूनी की, उसमें साफ ये झलकता है। जगह जगह पे मुंतखब उल तवारिख में हम देखते हैं कि बदायूनी जगह जगह पे अकबर के काल के इस्लाम विरोधी नीतियों का खुल करके उसको बताते हैं, इस बात को जाहिर करते हैं कि अकबर इस्लाम विरोधी हैं, अकबर जो हैं वो इस्लाम का पालन नहीं करते,
वो हिंदुओं को भी वही सम्मान देते हैं जो मुस्लिमों को देते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर इतिहासकार को इस काल में मिली है, और ये बहुत सही भी है। यदि इतिहास लेखन में कोई कर रहा है तो हम ये बिल्कुल बातें साफ आनी चाहिए सामने। हालांकि यदि हम मुंतखबुल लबाब देखते हैं खफ़ी खान की, औरंगज़ेब के समय में, वो छुप करके इतिहास लिख रहा है, लेकिन वो भी जो कुछ चीज़ें लिख रहा है चूंकि छुप करके लिख रहा है, यदि औरंगज़ेब की नॉलेज में होते हुए लिखता तो शायद वो नहीं लिख पाता। छुप करके लिख रहा है, इसलिए उसके सारे विचार वहाँ पर आ रहे हैं, और वो तत्कालीन कृषि व्यवस्था, किसानों की दुर्दशा के बारे में खुल करके लिख रहा है। तो बाद में जो इतिहास लेख हमारे सामने आता है वो ये आता है कि प्रत्येक इतिहासकार को स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को खुल करके कहे। ये एक पॉजिटिव बात थी मुगल इतिहास लेखन की। तीसरी बात, वस्तुपरकता का अभाव, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं दिखती है। पूरा का पूरा जो इतिहास लेख है मुगल काल में, वो इतिहासकार की अपनी भावना पर आधारित है। वो जो लिखना चाह रहा है वो लिख रहा है, सब्जेक्टिविटी एब्सेंट है, जो एक बहुत अच्छे इतिहास लेखन के लिए अत्यंतिक आवश्यक होती है, वो मुगल काल में हमें नहीं देखने को मिलती। यदि हम इसी काल के विश्व के अन्य जगहों के इतिहास को देखें तो हमें सब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से देखने को मिलती है, वस्तुपरकता देखने को मिलती है, लेकिन मुगल काल में ये पूरी तरीके से एब्सेंट है। लेकिन इसका कोई फ़र्क भी इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अभी इतिहास लेखन भारत में बहुत पुराना नहीं है। यदि हम देखें, हम प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन को ज़्यादा तवज्जो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन हैपहैज़र्ड है, कालक्रम नहीं है, उसमें घटनाएं अविकसित हैं, घटनाएं सटीक नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है। ये इतिहास लेखन तो सल्तनत काल से शुरू हुआ है प्रॉपरली, और सल्तनत काल में भी उतना नहीं है जितना मुगल काल में हुआ है। तो आने वाले समय में हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने फिर धीरे धीरे इतिहास को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इतिहास लेखन को किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि वस्तुपरकता का अभाव है। दरबार केंद्रित इतिहास, हम सभी शुरू से ही देख रहे हैं कि मुगल काल में जो इतिहास लिखा गया वो दरबार केंद्रित है। यदि हम सल्तनत से इसकी तुलना करते हैं तो देखते हैं कि एटलीस्ट अमीर खुसरो के समय में लोगों के बारे में तो जानकारियाँ मिली हैं। अमीर खुसरो के नूह सिफर में हमें लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। लेकिन मुगल काल में जितना भी इतिहास लिखा गया है वो आम जनता से कोसों दूर है, दरबार का इतिहास है, लगभग पूरी तरीके से दरबार का। थोड़ा बहुत आईन अकबरी में हमें कुछ कुछ जानकारियाँ बाकी चीज़ों की मिलती है दरबार के अतिरिक्त, लेकिन जनरली जितना भी इतिहास है वो दरबार यानी कि शासक वर्ग से जुड़ी हुई गतिविधियाँ, युद्ध और शासकीय प्रक्रिया, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तकनीकें, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिली हैं। लेकिन आम जनता क्या करती है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आईने अकबरी से थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलती है, और थोड़ा बहुत खफ़ी खां के मुंतखब लबाब से हमें आम जनता की कृषि, आम जनता के किसानों का शोषण, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। अन्यथा ये दरबार केंद्रित इतिहास है। उसके बाद इतिहासकारों की वर्गीय पृष्ठभूमि, ये मैंने शुरू में भी बताया था कि शासक वर्ग के सदस्य किसी भी रूप में इतिहासकारों से संबंधित हैं। जहांगीर का वर्णन, उसके बाद बाबर का वर्णन, उसके बाद अन्य भी जितने इतिहासकार हैं वो कहीं ना कहीं शासक वर्ग से जुड़े हैं, या तो उनके दरबारी हैं, या उनके यहाँ लोक सेवा में हैं, या उनके यहाँ आमिल हैं, या मंत्री हैं, या उनसे संबद्ध हैं, या उनके वहाँ कवि हैं, या उनके यहाँ दरबारी हैं। तो किसी न किसी तरह जुड़े हैं। इसके दो पक्ष हैं, एक तो ये है कि वो राज दरबार से जुड़े हैं तो उन्हें अंदर की सारी जानकारी है, वो स्वतंत्रता से राज दरबार में आ और जा सकते हैं, उन्हें उन जगहों की विस्तृत जानकारी है और वो उस बारे में लिख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। यदि वो आम इंसान होते, आम आदमी होते, तो शायद वो राज दरबार की इतनी घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं राज दरबार से या शासक वर्ग से, तो वो उतना खुल करके उन घटनाओं को नहीं दे सकते जो जनरली
मेरा जो दूसरा पॉइंट था, इतिहासकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इतिहासकार को कहीं ऐसा प्रेशर नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह पे ऐसा प्रेशर नहीं है कि उसे कुछ दरबार के बारे में लिखना है, तो वहाँ से वो कट हो जाता है कि इतिहासकार लिख सकता है वो उन सब बातों को, क्योंकि तत्कालीन शासक वर्ग चाह रहा है कि इतिहास को लिखा जाए। तो इतिहासकारों की वर्गीय पृष्ठभूमि होते हुए भी इतिहासकार जो हैं वो खुल करके उस काल के इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुग़ल काल की संपूर्ण समीक्षा को देते हुए ये सामने है कि मुग़ल कालीन इतिहास जो है वो बहुत सटीक था, वस्तुपरकता का अभाव है, व्यक्तिपरकता ज़्यादा थी और दरबार केंद्रित इतिहास है, लेकिन पूरी रूप से धर्मनिरपेक्षीकृत इतिहास है। अब कुछ और यात्रा विवरण हैं जिनसे तत्कालीन इतिहास की जानकारी होती है, चाहे वह सल्तनत कालीन इतिहास हो या मुग़ल कालीन इतिहास। इन यात्रा विवरणों में सबसे पहला जो यात्री, समय समय पर जो यात्री भारत में आए थे, उन्होंने वापस लौट करके या भारत में रह करके, कई यात्री भारत में बहुत लंबे समय में यहाँ पर दरबार में रहे थे और जो वो देखते रहे वो अपने यात्रा विवरण लिखते रहे। तो पहला जो यात्री भारत में हमें इतिहास का विवरण लिखते हुए देखते हैं हम, जैसे वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने अपनी किताब तारिख़ उल हिंद या अल-बरूनी का भारत लिखी है। ये ख्वारिज़म से आया था, महमूद गज़नवी के काल में आया था और इसने महमूद गज़नवी के अलावा भारत के बारे में जानकारी दी। एक ख़ास बात मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ यात्रा विवरणों के बारे में। जब हम देखते हैं दरबारियों का जो इतिहास है, शासक वर्ग से जुड़े हुए लोगों का जो इतिहास है, वहाँ हमें आम लोगों की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो ये यात्रा विवरण हैं, जो यात्रियों के जो इतिहास हैं, इनमें हमें आम जनता की जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आम जनता के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है, बिल्कुल फ्लॉलेस जानकारी, यदि हमें बिना किसी कोई भी ऐसी चीज़ें आम जनता के बारे में जिसको छुपाना नहीं चाहिए, ऐसी जानकारी यदि हमें चाहिए तो इन यात्रा विवरणों से हमें मिल जाती है, क्योंकि ये यात्री जगह जगह घूमते हैं और अलग अलग जगहों से अपनी जानकारियों को इन विवरणों में लिखते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। मार्को पोलो 1274 में भारत आया था। पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों में ये भारत में आया था। इटली के वेनिस से ये भारत में आया था और दक्षिण के पांड्य राजाओं के समय में आया था। हालांकि ये पांड्य राजाओं के राज्य में नहीं गया था, लेकिन तटीय क्षेत्रों का इसने इतिहास लिखा है, जिसमें दक्षिण भारतीय इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें इसके विवरण से मिलती है। फिर तीसरा जो यात्री था इब्न बतूता, 1333 में ये मोरक्को से आया था और इसकी किताब का नाम है किताब उल रहला। मोहम्मद तुगलक के काल में ये भारत आया था और 8 वर्ष तक ये मोहम्मद तुगलक के काल में रहा था, के शासन के साम्राज्य में रहा था। जैसे मैंने अभी बताया कि ये यात्री अलग अलग जगहों में घूमते थे, इसलिए आम लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें इनके यात्रा विवरणों से मिली है। तो किताब उल रहला से भी हमें पता चलता है। चौथा जो यात्री था उसका नाम है निकितिन। निकितिन रूस से आया था और विजयनगर और बहमनी दोनों ही साम्राज्यों में आया था। निकितिन एक व्यापारी था और अपने कई व्यापारियों के एक समूह के साथ ही भारत में आया था और यहाँ पर कुछ समय रहा था और इसने विजयनगर और बहमनी दोनों साम्राज्यों के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रैवलर था वो था अब्दुल रज़ाक, जो ईरान से आया था और विजयनगर साम्राज्य में देवराय के समय में आया था और इसने न सिर्फ देवराय की जानकारी दी है बल्कि विजयनगर की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी भी इसने दी है। फिर निकोलो कोंटी 1500 से 1502 तक भारत में विजयनगर में रहा था। ये इटली के वेनिस शहर से आया था और इसने इन 2 सालों की विजयनगर की जानकारी दी है। फिर पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज 1500 से 1502 तक भारत में रहा था, जिस समय विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय का राज्य था और यहाँ पर कृष्णदेवराय के बारे में बहुत ही ज़्यादा वर्णन इसने किया है। उनके शासन के बारे में, उनकी जो संपन्नता थी उनकी अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इसने लिखा है। फिर पुर्तगाली यात्री बारबोसा 1508 से 1519 तक आया था भारत में। ये कालीकट में रहा था।
दक्षिण के कालीकट में रहा था, जहाँ की मसालों का व्यापार होता था, और उसके बारे में, मसालों के व्यापार की उपलब्धता के बारे में इसने अपने विवरण में लिखा है। फिर पुर्तगाली यात्री नूनिज 1530 में विजयनगर साम्राज्य में आया था और इसने विजयनगर साम्राज्य की जानकारी दी है। 16वीं सदी में यूरोप से टॉम पायर्स आ रहा था, जिसने खंबात और मलक्का की खाड़ियों के बारे में और यहाँ से भारत का जो व्यापार यूरोपीय देशों को होता था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो ये यात्रा विवरण, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इन यात्रा विवरणों से ना सिर्फ आम लोगों के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि व्यापार की विस्तृत जानकारी मिलती है, क्योंकि ये यात्री मोर और लेस ये सिर्फ घूमने वाले यात्री नहीं थे, बल्कि ये जो यात्राएं करते थे ये व्यापार के लिए यात्राएं करते थे। ये समूहों में आते थे और यात्रा के लिए ये उन मार्गों को भी ढूंढने के लिए भारत में आए थे जहाँ से यात्राएं की जा सकती थी, और इसलिए इन यात्रा विवरणों में इन्होंने व्यापार की संभावनाओं को भी बताया है। अब कुछ क्षेत्रीय विवरण मिले हमें, कुछ क्षेत्रीय इतिहास भी मिला है जो संपूर्ण भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डालता है या उन क्षेत्रों पर भी डालता है। जैसे पहले हमें किताब मिली है असमी बुरंजी। ये किताब अहोम भाषा में यानी कि असमी भाषा में लिखी है। ये असम के पुजारियों के द्वारा ये किताब लिखी गई है और आसाम की ये विस्तृत जानकारी देती है। आसाम की सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में ये हमें जानकारी देती है। फिर कृष्णदेव राय के टाइम में लिखी गई अमुक्त माल्यद, तेलुगु में लिखी गई ये किताब है जो कृष्णदेव राय के शासन की जानकारी देती है। फिर रियाज उल इंशा महमूद गवां के पत्रों का संकलन है। महमूद गवां जो बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था, उसके पत्रों का संकलन रियाज उल इंशा है। बहमनी राज्य के बारे में ये जानकारी देता है। नेक्स्ट किताब है ज़ाउ उल लामी, मोहम्मद अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया। 15वीं शती के दक्षिण के जो जीवन था, दक्षिण का जीवन उत्तरी भारत के जीवन से काफ़ी अलग था। वहाँ का व्यापार अलग था, वहाँ का जीवन शैली उत्तरी भारत से अलग थी। तो इसकी जानकारी हमें ज़ाउ उल लामी में मिलती है जो मोहम्मद अब्दुल रहमान ने लिखी थी। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक रचना मानी जाती है जो कल्हड़ ने लिखी थी। ये कश्मीर का इतिहास है, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो किसी भी तरीके के किसी भी दोष से मुक्त है। ये सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक रचना इसलिए कही जाती है कि इसमें कश्मीर के बारे में तो संपूर्ण जानकारी है ही है, ये कहीं ना कहीं भारत के इतिहास को भी रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए राज तरंगिणी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक किताबों में। तो ये क्षेत्रीय किताबें हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी हैं, लेकिन भारत के इतिहास पर भी ये प्रकाश डालती हैं। भारत के बाहर भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन चूंकि भारत में उन ग्रंथों में भी भारत की जानकारी है तो उनको देना भी यहाँ पर आवश्यक है। जिनमें पहली किताब है चचनामा। ये अरबी भाषा में लिखी गई है। हालांकि ये सिंध का इतिहास है और मोहम्मद बिन कासिम के विजयों का भी वर्णन करता है, लेकिन ये सिंध के बाहर की भी जानकारी देता है चचनामा। दूसरी किताब है ज़ैनुल अखबार, अबू सईद के द्वारा लिखी गई है। ये किताब ये ईरान की जानकारी देता है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं इंडो इस्लामिक पीरियड में हम संपूर्ण मध्य एशिया की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया की बात यानी कि इराक की बात कर रहे हैं। तो ईरान की ये किताब अबू सईद के द्वारा लिखी गई ज़ैनुल अखबार जो है ये ईरान का इतिहास है, लेकिन ईरान और भारत के संबंध स्पेशली अकबर के समय में उन सब की जानकारी भी इस किताब के द्वारा हमें मिलती है। इसके बाद तारीख़ मसूदी, अल बहरी इसका रचयिता था। दरबारी षड्यंत्रों की जानकारी कहाँ की? इस्लामिक राज्यों की। इस्लामिक राज्यों में ये सारे राज्य आते हैं, ईरान, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, गौरी, गजनी। यहाँ से आना जाना भारत में लगा रहता था, क्योंकि प्रारंभिक जो आक्रमणकारी आए थे वो गौर और गजनी से ही आए थे। तो अभी भी हालांकि मैं कह सकती हूँ कि मुग़ल पीरियड में ये सब बंद हो गया था, क्योंकि अब मुग़लों की अपनी एक सत्ता थी, सिर्फ व्यापारिक संबंध भी थे, लेकिन फिर भी दरबारियों के, क्योंकि शाहजहाँ के समय में हम देखते हैं कि मध्य एशिया नीति थी, मध्य एशिया तक उसे जाना पड़ा था।
तो दरबारी षड्यंत्रों की जानकारी हमें तारीख़ मसूदी अल बहरी के द्वारा लिखी गई इस किताब से हमें जानकारी मिलती है। तो एक ओवरव्यू मिल जाता था कि दरबारियों के क्या षड्यंत्र थे। मुग़ल काल में भी, मुग़ल पीरियड में भी, लेटर मुग़ल्स के पीरियड में फ़र्रुखशियर और शाह आलम, इनके समय में भी जो दरबारी षड्यंत्र होते थे, भारतीय मुसलमान और ईरानी मुसलमान, बाहरी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान, इनके जो षड्यंत्र होते थे, इन सब की जानकारी रखना ज़रूरी था और इस किताब से इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये वो किताबें थी जो भारत के बाहर ये ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में या भारत के बारे में ये जानकारी देते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र और बच जाता है, वो था हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य में भी उस समय कुछ किताबें लिखी गई हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास, क्योंकि ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास के ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य में लिखे गए थे, तो उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में ये प्रकाश डालते हैं। जैसे पहला ग्रंथ है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। पद्मावत हालांकि एक फिक्शन है, ये अपने आप उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। उन्होंने कहानी के रूप में इसको दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मावती की तरफ आकृष्ट हो गए थे और उसको जीतने के लिए उन्होंने पद्मावती को एक मिरर में देखा था, एक शीशे में देखा था, और उसकी सुंदरता से वो इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने आक्रमण करके चित्तौड़ को जीतना चाहा था और उसके बाद पद्मावती ने जो है वो जौहर कर लिया था। इस तरीके का एक फिक्शन उन्होंने लिखा है। लेकिन तत्कालीन उस फिक्शन को लिखते लिखते उस समय की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति के बारे में भी वो लिखते हैं, प्रथाओं के बारे में, जैसे जौहर प्रथा है, ये उभर करके इस किताब से आता है। इसी तरीके से विद्यापति ठाकुर की पुरुष परीक्षा, तुलसीदास की रामचरितमानस एवं अन्य। रामचरितमानस में उस समय में स्त्रियों की दशा, उस समय में शूद्रों की दशा, उस समय के समाज की दशा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर सूरदास के कई ग्रंथ हैं जो तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालते हैं। फिर कबीर के ग्रंथ भी मध्यकाल के समाज पर प्रकाश डालते हैं और मध्यकालीन समाज की रूढ़िवादियों पर बहुत ज़्यादा वो अटैक करते हैं और किस तरीके से सुल्तानों ने उनको कई बार इनवाइट भी किया और किस तरीके से रिएक्शन उस समय के समाज ने उनकी चीज़ों का किया और तभी भी वो निडर होकर के चलते रहे। तो क्या उस समय की रूढ़िवादियों का भी कोई रिएक्शन हो सकता था आम समाज का? तो ये रिफ्लेक्ट करता है इस कबीर की किताबों से, गुरु नानक के ग्रंथ, ये सब यानी कि उस समय के समाज से क्या कोई क्रांतियाँ उभर के आ सकती थी, आ रही थी। भक्ति, सूफ़ी और भक्ति आंदोलन जो हुए थे वो इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भक्ति और सूफ़ी आंदोलन बड़े आंदोलन थे उस समय के, उस समाज से टकराव के आंदोलन थे। तो ये कैसे उभर करके आ रहे थे, ये इन ग्रंथों से हमें पता चलता है। और कश्मीर के बारे में जानकारी जो है वो लल्ला के ग्रंथों से, एक तो राजतरंगिणी हो गया और दूसरा लल्ला के ग्रंथों से भी हमें कश्मीर की जानकारी मिलती है। तो ये हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं या कुछ अन्य भाषाओं के ग्रंथ हैं जो भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकती हूँ कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है वो इंडो इस्लामिक इतिहास था। इंडो इस्लामिक इतिहास यानी कि भारतीय और मुस्लिम इतिहास का सम्मिश्रण। यहाँ पर भारतीय हिंदू जनता भी रहती थी और मुस्लिम जनता भी रहती थी। इंडो इस्लामिक इतिहास है क्योंकि यहाँ पे जो इतिहास लेखन है वो प्रभावित हुआ है फ़ारसी, तुर्की, अरबी भाषाओं से, और यहाँ पर हिंदी और अन्य जो रीजनल भाषाएं हैं उनमें भी यहाँ का इतिहास लेखन लिखा गया। तो इंडो इस्लामिक इतिहास लेखन है और डेफिनेटली प्राचीन भारत की तुलना में सल्तनत काल का इतिहास काफ़ी बेहतर था और सल्तनत काल की तुलना में मुग़ल काल का इतिहास काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी कालक्रम बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात थी कि धर्म निरपेक्ष इतिहास इस समय लिखा गया। तो हम ये देखते हैं कि इतिहास लेखन हमारे देश में देर में शुरू हुआ। इतिहास लेखन तो प्राचीन समय में भी हो रहा था,
लेकिन एक सटीक तरीके का जो इतिहास लेखन था वो धीरे धीरे शुरू होता है, और अब आधुनिक काल तक तो इतिहास लेखन बहुत ज़्यादा अच्छे एक जिन पैमानों पे इतिहास लेखन होता है उसमें हो रहा है। लेकिन यदि हम इस देखते हैं तो मुग़ल काल तक इतिहास लेखन की जितनी भी मैंने आपको किताबें बताई, जो भी इनकी जो विशेषताएं आपको बताई, तो उससे लगता है कि एक क्रमिक विकास इतिहास लेखन में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।